नमस्कार श्रोताओं, हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम से मैं प्रोफेसर डॉक्टर राकेश रयाल बदलते शहर की धड़कन और संस्कृति की आवाज हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम लेकर आया है आपके लिए बाल श्रम पर एपिसोड। और इसमें आज राज्य की बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर गीता खन्ना जी से हम बात करेंगे कि पिछले उनके कार्यकाल में बाल श्रम को लेकर राज्य में क्या गतिविधियां हुई हैं, क्या कार्य उनके द्वारा किए गए हैं और राज्य की जो बाल श्रम की स्थिति है वो किस तरह से है और किस तरह से प्रयास राज्य सरकार कर रही है और किस किस तरह की कानूनी चुनौतियां उनके सामने आते हैं। तमाम पहलुओं पर हम उनसे वार्ता करेंगे। मैडम, हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाल संरक्षण आयोग जो हमारा उत्तराखंड राज्य का है, इसकी स्थिति क्या है और किस तरह की योजनाएं आयोग ने आगे भविष्य में बाल संरक्षण को लेकर की हैं और बाल श्रम को रोकने के लिए जो है राज्य आयोग द्वारा किया जा रहा है। देखिए, आपके महत्वपूर्ण तरीके से दो सवाल हैं। एक तो पहला था कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का क्या आयाम है। जी 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 तो जी। बहुत ही व्यापक है। पैदा होने के क्षण से लेकर 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक जी। बच्चा, बच्ची, ट्रांसजेंडर, किसी भी तरह का बालक बालिका हमारे क्षेत्र है, मेरे कार्य क्षेत्र का हिस्सा है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, भिक्षा हो, उसकी रहन सहन हो, परिवार के लिए उसका नजरिया या परिवार का उसके प्रति नजरिया। विद्यालयों में, सभी विद्यालयों की हम एपिलेट अथॉरिटी होते हैं कि वहाँ कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है या किसी भी तरह से बच्चे का शोषण, अगर कहीं कुछ भी बच्चा परेशानी में है तो हमें वहाँ होना है। जी, ये जी, तो पहला हुआ। जी जी जी। और दूसरा है कि बाल श्रम को लेकर, तो बाल श्रम भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और अपने प्रदेश को, अपने देश को बाल श्रम मुक्त कराने के लिए भारत सरकार, हमारी उत्तराखंड सरकार, राष्ट्रीय आयोग और राजकीय ये उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग कटिबद्ध है और उसके लिए बहुत सारे प्रयास और पहल की जा रही है। धन्यवाद मैम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाल श्रम की स्थिति क्या है अभी राज्य में और इसके मुख्य कारण क्या लगते हैं आपको? बाल श्रम की स्थिति हमारी और राज्यों से अगर मैं कंपेयर करूंगी तो काफी बेहतर है, पर हमारा ऑब्जेक्टिव बेहतर नहीं, इसका उन्मूलन है कि कोई बाल श्रम ना हो। हमारे यहाँ सीजनल है, जैसे टूरिज्म है बेसिक हमारा ना, तो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, उधर टूरिज्म की लोगों की बाढ़ आती है, तो ढाबे वाले को भी एक्स्ट्रा हैंड्स चाहिए, होटल वाले को भी एक्स्ट्रा हैंड्स चाहिए, घोड़ा खच्चर, पालकी, प्रैम मसूरी में अगर कोई चलाते हैं तो उन सबको एक्स्ट्रा हैंड्स चाहिए होते, तो ये लोग बच्चों को उस समय हायर कर लेते हैं। लेकिन इसमें अगर हम ये कहें कि कोई उठा के ले जाता है, जबरदस्ती कराता है, तो ऐसा नहीं है। जो भी बाल श्रम हो रहा है, मेरे अनुभव में वो माता पिता की, बड़े भाई की, सबकी सहमति से हो रहा है। परिवार ही, जैसे बड़ा भाई नौकरी करता है, वो अपने साथ छोटे को ले जाता है, माँ अपने साथ अपनी बेटी को ले जाती है, इस तरह से। पर हमारा उद्देश्य तो ये सीजनल बाल श्रम को भी रोकना है और उसका उन्मूलन है। अक्सर जब बाल श्रम रोकने के लिए बाल संरक्षण आयोग प्रयास करता है, अक्सर कहीं न कहीं उनका एक मुख्य उद्देश्य भी है, तो कानूनी जो चुनौतियां हैं वो किस तरह से आप फेस करते हैं उनको? देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग तो स्टेट बॉडी हो गई, हम जिलावार इस पे कार्य करते हैं और जिला में, हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स होती है जिसमें पुलिस, श्रम विभाग, एनजीओज और विधि के सब, हेल्थ का, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और ये लोग छापेमारी भी करते हैं, शिकायतों पर भी पहुंचते हैं। अगर मुझे भी कहीं से कोई खबर आती है तो मैं वहां की डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स को ही इसकी खबर देती हूँ कि आप अमुक अमुक स्थान पर बाल श्रम हो रहा है। जैसे लोग व्हाट्सएप पे भी बहुत वीडियोस, तो समाज भी जागरूकता आ रही है रोकने के लिए। यानी कि हमें व्हाट्सएप पे बहुत वीडियोस वगैरह आते हैं, तो जिलावार डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स उस पे जाती है, रेड करती है, बच्चों को रेस्क्यू करती है और उसके बाद फिर उनको रिहैबिलिटेटिव प्रोसेस के अंतर्गत CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया जाता है। तो मुख्य प्रयास क्या क्या आपके, खासकर कुछ पर आप फोकस करिए
बाल श्रम को रोकने के लिए? देखिए, कुछ कानूनी प्रयास है ना जो होना ही है, जैसे CWC। अब उसके बाद क्या है, CWC ने बच्चे के साथ काउंसलिंग करी, बातचीत करी, लेकिन रात को रोकना है तो उसके लिए उसे एक ओपन शेल्टर, उसे एक ऐसा स्थान चाहिए होता है, क्योंकि वो अभी हमारे उसमें नहीं आया है। माता पिता कल आ सकते हैं या आज ही शाम को आ चुके हैं, तो ऐसे में ओपन शेल्टर्स की कमी थी। तो एक हमारी पहल थी कि हर जिले में एक ओपन शेल्टर जरूर स्थापित हो। ये 13 जनपदों में चल रहे हैं? अभी भी 13 जनपद में पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन कहाँ पहले से जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है वहां पर अभी नहीं है। जैसे चमोली में अभी नहीं है, उत्तरकाशी में नहीं है, टिहरी में नहीं है। तो पहाड़ी जनपदों में अभी भी कमी है, लेकिन जैसे रुद्रपुर नहीं था तो वो शुरू हो गया है, नैनीताल में शुरू हो गया है, हरिद्वार में नया शुरू हो गया। तो हल्के हल्के हम उसमें भी सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मुख्यतः जो ऑब्जेक्टिव है वो बच्चे को पकड़ने का नहीं है। मुख्यतः ऑब्जेक्टिव है बच्चे को अब मुख्य धारा में शामिल करना, उसके बचपन को उसको लौटाना। और आपने कानूनी चैलेंजेस कहे, तो कानूनी रूप में हमें अधिकार है कि यदि बच्चा दूसरी बार पकड़ा जाए तो हम माता पिता पे भी FIR कर सकते हैं। अच्छा जी। और हर बार पकड़ने पे एम्प्लॉयर पे हम केस, तो एम्प्लॉयर पे तो हम बेझिझक केस दर्ज कर देते हैं। उसके लिए बहुत प्रेशर्स भी आते हैं, क्योंकि अक्सर व्यापारी बड़े लोग होते हैं, वो कनेक्शंस निकालते हैं। पर मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमने किसी भी एम्प्लॉयर को जिसने बाल श्रम का बच्चा रखा और हमारे को ठीक एविडेंस मिल गया, हमने केस दर्ज करने में कभी कमी नहीं रखी। पर जब पेरेंट्स पे आती है दूसरी बार तीसरी बार भी हम देखते हैं कि माता पिता ने आज यहाँ से छुड़ाया कल वहां लगा दिया। ऐसे में विधि का प्रयोग करना मेरे लिए मुश्किल काम होता है, क्योंकि मेन कारण है पावर्टी, गरीबी की चलते ही, या जिसे कहते हैं अवेयरनेस की कमी, अनजान है। अपने बच्चे से प्रेम तो हर कोई करता है, पर सबके संसाधन और उड़ान अलग अलग है। अब ऐसे में जब पहले ही संसाधनों की कमी या गरीबी की वजह से माँ बाप ने बच्चे को डाला है, अब हम पिता के ऊपर FIR करके उसे और जेल में डाल देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम सामाजिक रूप में कहीं कोई बहुत सुंदर कर रहे हैं। इसलिए वो एक चैलेंज होता है हमारे लिए कि पेरेंट्स की काउंसलिंग करता है, CWC भी करता है, लेबर वाले भी करते हैं, सब लोग मिलजुल के, सामाजिक संस्थान भी करते हैं, बट मुश्किल होता है। और इसके लिए जरूरी है कि हम इन परिवारों को देखें, हम खाली बच्चे को ना देखें। बच्चा अपने परिवार का एक ऑफशूट है, हम परिवार का रिहैबिलिटेशन के ऊपर ध्यान दें। और इसके लिए हमने बैठकें भी करी हैं, प्रपोजल्स भी लिख के दिए हैं कि बहुत सारी अब हमारे पास जैसे विश्वकर्मा योजना, मुद्रा लोन्स और बहुत सारी स्किलिंग के प्रयास हैं लेबर डिपार्टमेंट के, कि हम इन चिन्हित बच्चों के माता पिता को, उनके बहन भाइयों को स्किलिंग करें और ग्रुप्स बना के एक एक लोकेलिटी में रिहैबिलिटेट करके स्वरोजगार से जोड़ें, ताकि उनकी आर्थिकी सुधरे। जब आर्थिकी सुधरेगी तभी हम इसका उन्मूलन कर पाएंगे। जी, तो मुझे लगता है कि आपका जो अनुभव है और आपका जो कहना है कि सर्वप्रथम जो परिवार हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको अवेयर करने की आवश्यकता है, उनकी काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। और जो भारतीय सरकार या हम राज्य सरकार स्तर पर करें, जो भी योजनाएं जो है समाज के लिए, उनका कन्वर्जेंस और वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये सारी चीजें उन तक जो है एक जागरूकता कार्यक्रम के तहत पहुंच रही हैं, ऐसा में नहीं। लेकिन जैसे अभी होते रहते ना, कभी किसान मेला होता है, कभी एक हुनर मेला होता है, तो मुझे लगता है जो ये रिहैबिलिटेटेड बच्चे हैं, इनका अगर डेटा है हमारे पास, हम उन परिवारों तक पहुंचे। जैसे सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, जी, वो करा देता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का हिस्सा होता है। लेकिन उसका जब मैंने जाकर आंकड़े मांगे तो 6 महीने तक के आंकड़े भी नहीं थे। विद्यालय में शिक्षा विभाग के पास भी अच्छा। वो आंकड़ा नहीं है कि अब ये बच्चा कहाँ है। तो देखिए, आपने एडमिशन करा दिया, लेकिन ये बच्चा तो बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम का हिस्सा है अभी। तो क्या जरूरी है कि इसके लिए मैंने सजेस्ट किया था भी, जो बच्चा पढ़ रहा है वो येलो कैटेगरी है, जो बच्चा सड़क पे है वो रेड कैटेगरी है, लेकिन जो बच्चा रिहैबिलिटेट करने की कोशिश में हमने विद्यालय तक रेस्क्यू करके पहुंचाया, उसका एक ऑरेंज कैटेगरी क्रिएट करें हम, और उनका एटलीस्ट 2 वर्ष तक हम फॉलो अप लें हर महीने कि क्या ये बच्चा अभी भी विद्यालय आ रहा है। तो वो बहुत जरूरी है कि इनका फॉलो अप होता रहे, परिवार का, बच्चे का,
अब कहाँ है, ये नहीं आज रेस्क्यू करा, हो यही रहा है कि रेस्क्यू करते हैं, बेचते हैं, काउंसलिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम उनकी वो जो लंबी वाली सुध है ना, उसकी कोशिश करना। और जैसे आपने देखा कि झुग्गी झोंपड़ी में है, तो कहीं हमने अगर एक परिवार को ऐसे थामा और उसकी आर्थिकी सुध, तो दूसरा परिवार, आसपास के लोग खुद ही प्रेरणा लेंगे। विद्यालयों में इन बच्चों के लिए खास तौर पे जो ऐसे बच्चे हैं, हम कुछ वोकेशनल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है वोकेशनल ट्रेनिंग, इन बच्चों को हम वोकेशनल ट्रेनिंग दें। जहां से बच्चे रेस्क्यू होते हैं उसके आसपास में हमने देखा कि पंक्चर की दुकान है, हमने देखा एक फैब्रिकेटर की दुकान है, हार्मलेस वाला जो कार्य होता है, कारपेंटर है कोई, पेंटर, तो हम उनको एक सीमित समय की अप्रेंटिसशिप दिला सकते हैं। 14 वर्ष की आयु के बाद हम अप्रेंटिसशिप दिला सकते हैं, शिशु को नहीं। तो ताकि वो अपनी इंटर तक की पढ़ाई भी करे। देखिए, मैं उच्च शिक्षा के खिलाफ नहीं हूँ, खुद मैंने डॉक्टरी पढ़ी है, अपने बच्चों को डॉक्टरी और वकालत पढ़ाई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सबकी अलग अलग रोल है। हर बच्चे को उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं है, जो कि एक माहौल बनता जा रहा है कि अब इंटर पास करना है, फिर बीए करना है, नहीं तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में कैसे भी वो बीटेक नहीं। हम इंटर तक की पढ़ाई व्यक्तित्व निर्माण के लिए करें, साथ ही साथ में खास तौर पे ऐसे कामकाजी वाले जो परिवार हैं, जो थोड़ा आर्थिकी रूप में उतने संपन्न नहीं है, उनके बच्चों को आत्मनिर्भरता देने के लिए, हाथ के हुनर सिखाने की वैल्यू एडेड कोर्सेज होनी चाहिए, अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। उनको हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि अगर आपके यहाँ 2 बच्चे आकर सीखेंगे तो हम आपको कुछ देंगे। और उसके अलावा क्या है, बच्चा जाएगा तो ये सामान पकड़ा दे, ये सामान रख दे, उसके भी काम कुछ तो आता ही है, और कल को वो उनको ज्वाइन भी कर सकता है, एक तैयार वर्कफोर्स, उसको ट्रेन्ड वर्कफोर्स मिल सकती है। तो इस तरह का हमें पढ़ाई के साथ में वोकेशनल वैल्यू एडिशंस करना, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एफर्ट्स एंड उन्मूलन ऑफ बाल श्रम के लिए मुझे लगता है बहुत ही आवश्यक है। लास्ट में एक प्रश्न है मेरा कि इस तरह के बहुत सारे एनजीओ भी काम कर रहे हैं, गैर सरकारी संस्थान है, काम कर रहे हैं, और एक जो पब्लिक है, क्या इन दोनों वर्गों से आपको कुछ सहयोग मिलता है? नहीं, एनजीओज का तो बहुत ही सहयोग, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में एनजीओज के मेंबर हैं, जो ओपन शेल्टर्स हैं, जहां बच्चा जाता है, चाहे रात को 2 बजे जाए, चाहे सुबह 7 बजे या दोपहर में, उसको फौरन बेड मिलता है, नहाना धोना, खाना पीना, और एक सिक्योर एनवायरनमेंट, सेफ मिलता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलती है। तो वो तो एनजीओ ही करता है। देहरादून और रुद्रपुर का समर्पण चला रहा है, आई थिंक एक आसरा चला रहा है, तो उनका तो सपोर्ट मिलता है। लेकिन समाज में, मैंने आपको कहा, एक अवेयरनेस आई है, वीडियोज आते हैं, मैडम फलाने चौराहे पे, लोकेशन भी आ जाती है। लेकिन जहां तक बच्चों की रिहैबिलिटेशन और उन्हें समायोजित करना है अपने परिवार के साथ, अपने साथ, वो मुझे नहीं दिखता। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है रिटायर्ड पीपल की, सरकारी नौकरी थी, बच्चे अब कहीं कोई बैंगलोर नौकरी कर रहा है, कोई यूएस चला गया, तो हम ऐसे ग्रुप्स जो एकाकी जीवन अपना जी रहे हैं, एकाकी जीवन जी रहे हैं, अगर उनके पास कोई बच्चा जाके 2-4 घंटे बिताएगा, कुछ पढ़ाई लिखाई करेगा, कुछ खेल कूद करेगा, उनका भी एकाकीपन दूर होगा, बच्चे को भी कुछ सीखने को मिले। तो जो ये झुग्गी झोंपड़ी का बच्चा है, उसकी हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, उनके लिए बड़े बड़े प्लान बना सकते हैं, पर आप सोचिए ना कि उनका परिवार उनको क्या देने में सक्षम है। बौद्धिक रूप से की मैं बात करूँ, मैं खाली आर्थिक बात नहीं कर रही, मैं बौद्धिक विकास की बात कर रही हूँ। तो ये सीनियर्स हमारे, ये रिटायर्ड वर्कफोर्स, महिलाएं, ये हमारे बच्चों के बौद्धिक विकास में, उनको राष्ट्रीयता की बात बताने में, उनको धर्म की बात सिखाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और रेडियो के माध्यम से आपके, मैं अपनी तरफ से एक करबद्ध प्रार्थना करूंगी अपने सभी समाज से कि हमें किसी संगठन की जरूरत नहीं, हमें किसी नाम की जरूरत। हम पैसा दान करते हैं, हम वस्तुओं का दान करते हैं, हम थोड़ा सा समय का दान दें, तो अभी हमारे भविष्य का जो निर्माण है वो सुनिश्चित होगा। मेरे बच्चे मजबूत होंगे, उनका बौद्धिक विकास होगा, तो मेरा समाज सुरक्षित होगा, मेरे राष्ट्र का विकास होगा, और राष्ट्र जब विकसित होगा, सुरक्षित होगा, तभी हम सब
इस राष्ट्र में महफूज हैं। तो देश की सुरक्षा के लिए, अपनी हित के लिए, अपने समाज को बढ़ाने के लिए, सब अपने बच्चों को थामने के लिए अपने अपने लेवल पे एक छोटा छोटा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद श्रोताओं, हमारे साथ थे उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना जी। और एक अंतिम संदेश मैम की तरफ से अपने श्रोताओं के लिए चाहता हूं कि किस तरह से बाल श्रम को रोकने में और बाल संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं। हर बच्चे को मेरा बच्चा होता तो किस स्थान पे होता, क्या कर रहा होता, इस नजरिए से देखें और कोई भी छोटी सी एक कंट्रीब्यूशन अपने बच्चों के अलावा बाकी बच्चों के लिए आप अपनी तरफ से सोचें और करें। सजग प्रहरी बने। मैं एक एग्जाम्पल देती रहती हूँ कि वो जो सीसीटीवी कैमराज है ना, गलत सही पकड़ते रहते हैं, पर हर व्यक्ति अपने आप में, हर बच्चे का सीसीटीवी हो सकता है। अड़ोस पड़ोस में कहीं पे भी बच्चे पे अत्याचार दिखे, बच्चा किसी कठिन परिस्थिति में दिखे, तो आप आगे आएं, उसका हाथ थामें। ये हमारा भविष्य है। धन्यवाद आपका।